नेक्स्ट जेन में हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं सबकी एक ही प्रॉब्लम रहती है। आम लोगों में ये सबसे बड़ा मिथ है कि प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट सिर्फ टाटास, बिरलास या बड़े बड़े बिलियनर्स के लिए होता है। मोस्टली क्या होती है, हमारे पास दो तरीके के एसेट्स होते हैं। हम उस बच्चे को जो कि ठीक ठाक है उसको क्यों एक लायबिलिटी दे। Hello everyone, welcome to our new series on securing your legacy. In this series, you will find us addressing major concerns and breaking myths about estate and succession planning. आज सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर इंडियन फैमिलीज इग्नोर कर देती हैं, और वो है प्रॉपर्टी, फैमिली डिस्प्यूट्स और इनहेरिटेंस। हमें लगता है कि एक नॉर्मल विल बना देना ही काफ़ी है, पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल लीगल टूल के बारे में जो आपकी फैमिली को कोर्ट कचहरी के चक्कर से हमेशा के लिए बचा सकता है। वो है एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। टुडे वी हैव विद अस पूजा चौधरी, सीनियर लीगल एडवाइजर एट नेक्स्ट जेन एस्टेट प्लानिंग सॉल्यूशंस, जो इसकी पूरी रियलिटी बताएंगी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग भूमिका। सो नेक्स्ट जेन में हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आते हैं सबकी एक ही प्रॉब्लम रहती है कि हम अपने एसेट्स को किस तरीके से सिक्योर करें, हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो किस तरीके से ख़त्म होंगे, जो मेरे एसेट्स हैं उनको मैं अपने लव वंस को किस तरीके से प्रोटेक्ट करके दे सकती हूँ आगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम इस टॉक शो में आज डिस्कस करते हैं। मैम, आम लोगों में ये सबसे बड़ा मिथ है कि प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट सिर्फ टाटास, बिरलास या बड़े बड़े बिलियनर्स के लिए होता है। क्या एक वेल टू डू मिडिल क्लास फैमिली या एक अपर मिडिल क्लास इंडियन फैमिली को भी इसकी ज़रूरत है? ये एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ ट्रस्ट वही बना सकते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ट्रस्ट बनाने के लिए आपको एसेट साइज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ वो देखना है कि आपके फैमिली मेम्बर्स कितना मैटर करते हैं आपके लिए। अगर आपके पास एक सिंपल सा घर, कुछ छोटा मोटा बैंक बैलेंस, कुछ इंश्योरेंस या फिर कुछ म्यूचुअल फंड्स है, आप सिर्फ उनको ही लेके अपनी ट्रस्ट बना सकते हो। मैटर आपको क्या रखना चाहिए कि सिर्फ वो डिस्ट्रीब्यूशन आपको किस तरीके से करना है वो आपको देखना है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास 10 करोड़ 20 करोड़ हो तभी आप एसेट्स के लिए जाओ या ट्रस्ट बनाने के लिए जाओ। आप एक छोटे मोटे एसेट्स, फॉर एग्जांपल 2 से 3 CR भी अगर आपके पास हैं तो आप एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बना सकते हो। मैम, आपने मेंशन किया 2 से 3 करोड़ होने चाहिए, क्या आप इसको क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, 2 से 3 करोड़ का मेरा ये मतलब है कि अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करते हैं तो एक घर सबके पास होता है। नॉर्मल वैल्यू 1 करोड़ भी अगर हम मान के चलें, कुछ बैंक बैलेंस होगा, ज्वेलरी होगी, कुछ आपके इंश्योरेंस होंगे, तो सब कुछ मिला के आप मिनिमम 2 करोड़ तो सबके पास होता ही है। ठीक है, तो बेसिकली प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट का क्रिएशन जो होता है वो सिर्फ आपके एसेट साइज को लेकर नहीं होता, वो आपके एसेट की प्रोटेक्शन को लेकर होता है और एसेट्स की ट्रांसफ़र को लेकर होता है कि आपके बाद वो एसेट्स किसको जाने चाहिए और उन एसेट्स को कौन किस तरीके से मैनेज करेगा। दैट वॉज क्वाइट एनलाइटनिंग। मेरा एक और क्वेश्चन है। आजकल पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। पेरेंट्स चाहते हैं कि अगर उनके बच्चे की मैरिज गॉड फॉरबिड अनस्टेबल हो तो उनका हार्ड एंड मनी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डिवोर्स सेटलमेंट्स या एलिमनी के चक्कर में ना फंसे। ट्रस्ट इसमें कैसे हेल्प कर सकता है? देखिए, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स आज की डेट में ना सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क हो गया है पेरेंट्स के लिए भी और उनके लिए भी जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। अगर पेरेंट्स कोई भी एसेट खरीदते हैं तो उनको लगता है कि हम डायरेक्ट बच्चे के नाम पे खरीद दें, लेकिन वो भी ज़रूरी नहीं है कि वो उनके लिए सेफ़र ऑप्शन हो। अगर आप डायरेक्ट अपने बच्चे के नाम पे वो एसेट्स खरीद रहे हैं ना तो वो उनको रिस्क में डाल सकता है। अगर आप ये सोचें कि ठीक है हम अपने बाद उनको गिफ्ट कर दें या विल के थ्रू दे दें, तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि जब भी वो उस बच्चे की ओनरशिप में जाएगा तब वो उसको रिस्क फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोर्ट जब भी आपको उस चीज़ के लिए जजमेंट पास करेगी या फिर उसको मेंटेनेंस पास करेगी तो वो सिर्फ उन्हीं चीज़ पे पास करेगी जो कि उसकी डायरेक्ट ओनरशिप में होगा। अगर वो चीज़ उसकी ओनरशिप में ही नहीं है तो फिर कोर्ट भी उस चीज़ को नहीं बोल सकती, ना ही उसके जो स्पाउस होंगे वो उस चीज़ को क्लेम कर सकते हैं। तो हम इस केस में एक प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट का सेटअप कर सकते हैं
और उसमें उस एसेट्स को उनकी डायरेक्ट ओनरशिप में जाने से रोक सकते हैं और उस ओनरशिप को हम ट्रस्ट के नाम पे कर सकते हैं और उसके सारे बेनिफिट्स हम उसमें मेंशन कर सकते हैं कि वो उनके बच्चों को मिल जाए लाइफ टाइम। सो इस केस में हमने क्या किया, हमने उन एसेट्स की प्रोटेक्शन भी कर ली और उस बच्चे को भी सिक्योर कर लिया। मैम अभी आपने मेंशन किया ट्रस्ट के बारे में, तो इंडिया में कितनी तरह की ट्रस्ट बन सकती हैं? बिकॉज जनरली जो हमने बहुत फेमस सुनी है वो चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट के बारे में ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है। तो क्या आप उस पर हमें थोड़ा सा गाइड करेंगी? देखिए, प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट जो होती है वो होती है आपके एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और आपके एसेट्स को नेक्स्ट जनरेशन तक स्मूथली ट्रांसफ़र करने के लिए। उसके अलावा जो ट्रस्ट है, मोस्टली लोगों को लगता है कि ट्रस्ट का मतलब है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में आपने दे दिया, अगर हमने ट्रस्ट बना दी तो हमारे बाद वो बच्चों को ना जाके एक ऑर्गेनाइजेशन में चली जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रस्ट, जिसमें से प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट होती है, उसके अंदर हम स्पेशल चाइल्ड ट्रस्ट भी बनाते हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट से रिलेटेड ट्रस्ट भी बनाते हैं, डॉटर प्रोटेक्शन ट्रस्ट भी बनाते हैं, माइनर प्रोटेक्शन ट्रस्ट भी बनाते हैं, और एक जो ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो होती है बिजनेस प्रोटेक्शन ट्रस्ट, जिसमें आप अपने बिजनेस की सक्सेशन प्लानिंग भी कर सकते हो। तो आप बिजनेस प्रोटेक्शन ट्रस्ट के बारे में थोड़ा और इलैबोरेट करके हमें एक्सप्लेन करें। जी, जैसे मान लीजिए बिजनेस है आपका, आप अगर एक बिज़नेस रन कर रहे हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उस बिज़नेस को आपके बाद रन कौन करेगा, या फिर एक सवाल उसमें ये भी आता है कि आप अगर उस बिज़नेस को चला रहे हैं तो आपके ऊपर कोई रिस्क है या नहीं है। तो मोस्टली क्या होती है, हमारे पास दो तरीके के एसेट्स होते हैं, एक पर्सनल एसेट्स, एक बिजनेस रिलेटेड एसेट्स। तो हम क्लाइंट्स को जो एडवाइस करते हैं, हम ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने पर्सनल एसेट्स को अलग रखें और अपने बिजनेस एसेट्स को अलग रखें, सो दैट वो दोनों एसेट्स एक साथ को मिंगल ना हो, क्योंकि अगर वो को मिंगल हुए तो एक का रिस्क दूसरे पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई डिवोर्स रिलेटेड केस चल रहा है या फिर कोई क्रेडिटर रिलेटेड कोई केस चल रहा है जो कि आपके पर्सनल लेवल पर है, तो वो रिस्क अगर आपने सारे एसेट्स एक ही जगह रखे हैं तो आपके बिजनेस एसेट्स को भी इफेक्ट करेगा। सेम इन द केस ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, अगर आपके वो एसेट्स बिजनेस के हैं और आपके बिजनेस के ऊपर कोई रिस्क आ रहा है और आपने उन दोनों की प्लानिंग अलग अलग नहीं की है, तो वो एसेट्स का रिस्क जो है बिजनेस एसेट्स से होके वो आपके पर्सनल एसेट्स पे भी आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम आपके एसेट्स को पहले स्टडी करें और फिर ये देखें कि कौन से एसेट्स को पर्सनल में रखना है और कौन से एसेट्स को बिजनेस के लिए रखना है। थैंक यू सो मच, ये काफ़ी इनलाइटनिंग था डिफरेंस हमारे लिए। मैम आजकल आपने देखा होगा कि लोग सोचते हैं उन्होंने एक स्टैंडर्ड विल बना दी तो अब फैमिली में कोई झगड़ा तो हो नहीं सकता, बट हम तब भी देखते हैं कि कोर्ट्स में फैमिलीज आती हैं, सिबलिंग्स में डिस्प्यूट्स होते हैं और वो विल को चैलेंज कर देते हैं। तो इसमें क्या सोल्यूशन है? देखिए, दो बातें हैं यहाँ पे। अगर हम विल की बात कर रहे हैं तो लोगों को ये लगता है कि ठीक है हमने विल बना दी, लेकिन विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको कोई भी कभी भी चैलेंज कर सकता है। ठीक है, तो हम ये तो नहीं देख सकते कि वो कितनी भी अच्छी विल है ना, तो वो चैलेंज ज़रूर होगी क्योंकि उसका राइट हर इंडिविजुअल के पास है। तो अगर हम ये कहें कि लोगों का अगर एसेट साइज़ की जैसे प्रॉब्लम होती है कि हमारा एक ही बच्चा है और हम उसको एक अपने बात उसी को जाना है तो हम एक विल करके छोड़ देते हैं, देखिए वो बात आपकी ठीक है। अगर आपका सिर्फ ये कंसर्न है कि वो मेरे बाद उस बच्चे को मिल जाए, मुझे उसको प्रोटेक्ट नहीं करना, तो आप एक विल बनाइए और उसको छोड़ जाइए, तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपका मुद्दा ही अलग है, आपको ये लगता है कि नहीं मुझे उसको स्मूथली देना है ताकि वो मेरे बाद परेशान ना हो, या फिर अगर मेरे 2-3 बच्चे हैं उन बच्चों में आपस में लड़ाई ना हो, तो विल एक सॉल्यूशन नहीं है। वहाँ आपको एक कस्टमाइज प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट बनानी होगी और हर बच्चे का शेयर डिफाइन करना होगा कि किस बच्चे को किस स्टेज पे क्या मिलेगा। और अगर उनमें से, क्योंकि हर इंसान की ना सोचने की कैपेसिटी अलग होती है, 3 लोग अगर हैं फैमिली में तो तीनों अलग अलग सोचेंगे, वो तीनों एक ही तरीके से उन एसेट्स को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक कस्टमाइज ट्रस्ट बनानी पड़ेगी सो दैट वो कोई उसको चैलेंज भी ना कर पाए और जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से वो स्मूथली ट्रांसफ़र हो जाए। दैट वॉज क्वाइट इनलाइटनिंग। मैम अभी आपने मेंशन किया कि एक फैमिली में लोग अलग तरह से सोचते हैं, अलग अलग तरह से खर्चे करते हैं, तो इस चीज़ को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं ट्रस्ट में? देखिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ। मान लीजिए अगर आपकी फैमिली 5 लोगों की है, माता पिता और आपके 3 बच्चे, ठीक है, और उन 3 बच्चों में से एक बच्चा आपका स्पेशल नीड वाला है,
ठीक है, अब उन तीनों बच्चों को माता पिता को तो इक्वली देना ही है, क्योंकि तीनों बच्चे उनके लिए तो इक्वल हैं, लेकिन हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। उस टाइम पे हम कस्टमाइज ट्रस्ट की बात करते हैं। हम उन तीनों बच्चों के लिए सारी सिचुएशन वहाँ पे डिफाइन करेंगे कि उन 2 बच्चों को किस हिसाब से मिलेगा, और उन 2 बच्चों के अलावा जो उनका तीसरा बच्चा है जिसको कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसको किस हिसाब से मिलेगा। तो हम स्टेज वाइज उसमें डिस्ट्रीब्यूशन उनको बताते हैं कि आप हर बच्चे को इस स्टेज पे इतना दो, इस स्टेज पे आप इतना दो, सो दैट उनका जॉय एक्सपेंसेस भी निकले और सर्वाइवल एक्सपेंसेस भी निकले। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो आपका स्पेशल नीड वाला चाइल्ड है उसके लिए आप स्पेशल प्रोविजन मेंशन कर सकते हो, सो दैट पेरेंट्स के जाने के बाद वो स्पेशल नीड वाला बच्चा किसी के ऊपर एक बर्डन बन के ना रहे। जैसे कि उन बच्चों के लिए ऑल ओवर इंडिया में इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के हेड को आप एक ट्रस्ट बना के उसमें उस हेड को ट्रस्टी आप बना सकते हो, सो दैट आपके बाद अगर आपका बच्चा दूसरों पे बर्डन बन रहा है तो वो ना बने, और उस हेड इंस्टीट्यूशन का हेड जो होगा उसमें ट्रस्टी बन जाएगा और आपका बच्चा वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सो दैट उसकी टेक केयर बहुत अच्छे से होगी। ये आपने काफ़ी अच्छा बताया कि हम इंस्टीट्यूट के हेड को भी एक ट्रस्ट में इन्वॉल्व कर सकते हैं एंड उन पे भी लायबिलिटी ला सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि कई बार क्या देखा है ना हमने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कि एक बच्चा अगर ठीक है और दूसरा बच्चा इस कंडीशन में है, तो एक ना एक स्टेज आने के बाद उस ठीक वाले बच्चे को ये लगेगा कि यार क्या मेरे माँ बाप मेरे ऊपर एक बोझ छोड़ गए। वो उसके, अगर हम उसके नज़रिए से देखें तो वो चीज़ भी ठीक है, क्योंकि वो अपनी फैमिली रन कर रहा है, वो अपना सब कुछ कर रहा है, तो उसके लिए तो वो एक एडिशनल बर्डन ही हो गया ना। तो हम उस बच्चे को जो कि ठीक ठाक है उसको क्यों एक लायबिलिटी दें। तो इट्स बेटर कि हम दोनों बच्चों के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो दोनों के लिए सही तरीके से प्लान करें कि एक बच्चा सफ़र भी ना करे और एक बच्चे की प्रोटेक्शन भी अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए सबसे सेफर ऑप्शन हमारा प्राइवेट फैमिली ट्रस्ट ही होता है। थैंक यू सो मच मैम, आपने काफ़ी क्लैरिटी दी ट्रस्ट को लेके, स्पेशली स्पेशल चाइल्ड केयर की नीड्स को लेकर, कि कैसे हम उस बच्चे की वेलफेयर इंश्योर कर सकते हैं आफ्टर द पेरेंट्स। बट मुझे ये भी जानना है कि किस फैमिली के लिए विल सफिशिएंट रहेगी या किसे ट्रस्ट की ज़रूरत पड़ सकती।